फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना। ब्रिटेन की तुलना में फ्रांस में कुछ भिन्न तरीके से राजनीतिक सामाजिक विकास हुआ। 15वीं शताब्दी में सामंतवाद की समाप्ति के दौर में फ्रांस में भी राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, किंतु यहाँ का राष्ट्र राज्य ब्रिटेन के विपरीत सामंतवाद के समझौते के अंतर्गत स्थापित हुआ, अर्थात निचले स्तर पर सामंती संरचना समाप्त नहीं हुई, सिर्फ नेतृत्व के स्तर पर ही परिवर्तन हुआ। इसका कारण था कि 14वीं-15वीं शताब्दी में सप्तवर्षीय युद्ध के जिस नेतृत्व में फ्रांस को विजय मिली वही केंद्र में स्थापित हो गया। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, किंतु वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अधिक सफल नहीं हो पाई थी। इसका कारण था कि कंपनी के मामले में अतिशीघ्र सरकारी हस्तक्षेप या अतिशय सरकारी हस्तक्षेप था। 1789 ईस्वी में फ्रांस के में गणतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से क्रांति तो हुई, किंतु वास्तव में इसका कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं निकल पाया था। क्रांति के बाद 1815 ईस्वी में पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया। आगे चलकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हो पाई थी। यद्यपि फ्रांस राजनीतिक एवं सैन्य दृष्टि से यूरोप का प्रतिस्पर्धी था, किंतु वह अपनी आंतरिक कमजोरियों, विशेषकर सामंतवाद के कारण इतना प्रभावी नहीं रह पाया था। राज्य प्रणाली के विकास। यूरोपीय राज्य प्रणाली के विकास का प्रारंभ 15वीं-16वीं सदी में राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ होता है। इस समय राष्ट्र राज्य का मूल संदर्भ सामंतवाद की समाप्ति तथा उसके स्थान पर राजा के पास एक केंद्रीकृत शक्ति का विकास था। ब्रिटेन में सामंती संरचना टूटी हुई एवं समाज के प्रगतिशील तत्वों ने राष्ट्र राज्य की स्थापना की। वहीं फ्रांस में राष्ट्र राज्य के रूप में निरंकुश तंत्र का आदर्श रूप विकसित हुआ, क्योंकि वहाँ सामंतवाद से समझौते के अंतर्गत राजा के पास सर्वोच्च शक्ति का विकास हुआ। यूरोपीय इतिहास में विभिन्न रूपों में राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ। एक रूप फ्रांस का था, जहाँ बोर्बे वंश के नेतृत्व में निरंकुश राजतंत्र विकसित हुआ तथा इसकी समाप्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई या हो सकी। दूसरा रूप प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र के रूप में विकसित हुआ, जिसके प्रमुख देश एवं शासक ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वर्ग का शासन वंश का जोसेफ द्वितीय था, प्रशा में होहेंजोलर्न वंश का फ्रेडरिक द्वितीय एवं रूस में जार कैथरीन। इन देशों में प्रबुद्ध निरंकुशवाद के विकास के पीछे मूल कारण था 18वीं शताब्दी की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजतंत्री सत्ता को बचाए रखना। ब्रिटेन आदि देशों में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोक कल्याण को आधार बनाकर राज्य व्यवस्था का विकास हो रहा था। अब वैसी ही मांग निरंकुश देशों में भी होने लगी थी। राष्ट्र राज्य का तीसरा रूप ब्रिटेन में संसदीय शासन के विकास के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा व्यवस्थित रूप से संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ। राष्ट्र राज्यों की कुछ सफलताएं थी, वे इस प्रकार से हैं। सामंतवाद को नष्ट करने के साथ साथ राष्ट्र राज्यों के द्वारा जिन देशों में कृषि दासता समाप्त नहीं हुई थी, उनमें भी इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्र राज्यों के बनने से आर्थिक विकास में बड़ी सहायता मिली, उत्पादन के लिए बेहतर तरीकों का प्रयोग हुआ तथा लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं के विनिमय के तरीकों में भी सुधार किए गए। राष्ट्र राज्यों के उदय के कारण राष्ट्रों की सीमाएं अधिक तर्कसंगत हो गई। राष्ट्र राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक राष्ट्र राज्यों के विकास से जो राज्य व्यवस्था विकसित हुई, उससे एक यूरोपीय राज प्रणाली का स्वरूप अभिलक्षित हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताओं में हिंसा पर प्रभावी एकाधिकार,
प्रत्यक्ष शासन, सामंती शासन का केंद्रीकरण करने वाली नौकरशाह, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की शुरुआत, नौकरशाह की शुरुआत, प्रबुद्ध निरंकुशता का विकास जैसे ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस आदि का विकास हुआ। इसी समय इंग्लैंड की क्रांति हुई। 11वीं सदी में इंग्लैंड के राजा हेनरी प्रथम द्वारा स्थापित परिषद से संसद का उद्गम माना जाता है। इसी परिषद के सदस्य सामंत और पादरी वर्ग में आते थे। 1215 ईस्वी में राजा जॉन ने इंग्लैंड के बैरनों की मांगों को मैग्ना कार्टा अथवा घोषणा पत्र के द्वारा स्वीकार कर लिया, जिससे राजा के अधिकार के हस्तक्षेप से बैरनों के हितों की और मनमाने करों की वसूली से व्यापारियों की रक्षा करने का प्रयास किया। कुछ समय तक संसद राजाओं की एजेंसी की तरह कार्य करती रही, जिसके माध्यम से वे कर लगाते और वसूल करते रहे। 1649 से 1660 ईस्वी तक इंग्लैंड आधिकारिक तौर पर एक शुद्धवादी गणतंत्र बन गया था। संसद और राजतंत्र के मध्य संघर्ष। 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश का शासन प्रारंभ हुआ। संसद और राजा के मध्य सर्वोच्च सत्ता के लिए संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। राजा जेम्स प्रथम स्कॉटलैंड से आया था, जहां संसद का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उसे इंग्लैंड की संसद के अधिकारों के विषय में जानकारी नहीं थी। स्टुअर्ट वंश के शासक दैवीय अधिकारों के समर्थक थे। जब संसद ने उनके व्यय के लिए धन स्वीकृत नहीं किया, तब उन्होंने बिना संसद की स्वीकृति से अधिक कर लगाए, पदवियां बेची, अन्य कर लगाए एवं धनी लोगों से बलपूर्वक ऋण लिए। राजा और संसद के बीच का विवाद चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंच गया था। चार्ल्स प्रथम ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में कई बार संसद की बैठकें बुलाई, किंतु प्रत्येक बैठक को उसे भंग करना पड़ा। संसद ने प्रत्येक बैठक में इस बात की मांग की कि वह संसद की सहमति से कर लगाए तथा अपने व्यवहार को बदले। चार्ल्स प्रथम के इन गैरकानूनी तरीकों से संसद के साथ साथ राजा का विरोध भी बढ़ता चला गया। 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने संसद के सदस्यों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके विरोध में संसद के समर्थकों ने हथियार उठा लिए, जिससे 1642 ईस्वी में राजा के समर्थकों, जिसमें कैवेलियर एवं संसद के समर्थकों राउंड्स हैंड्स में गृह युद्ध आरंभ हो गया। अंततः 1653 ईस्वी में संसद भंग कर दी गई। इस युद्ध में राजा को सामंतों का और संसद को मध्यम और पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त था। इस दौरान सेना संसद पर हावी हो गई। उसने राजा पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया। संसद ने एक न्यायालय स्थापित किया तथा उसे फांसी की सजा दी। इस प्रकार चार्ल्स प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया गया तथा उसे 1649 ईस्वी में फांसी दे दी गई। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 ईस्वी में कुछ नेताओं ने हॉलैंड के शासक विलियम को इंग्लैंड का राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। इसे ही गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। 1689 ईस्वी में संसद ने बिल ऑफ राइट्स पारित किया, जिसके अनुसार देश के कानूनों का निलंबन, कर लगाना और सेना की भर्ती संसद की स्वीकृति से ही की जा सकती थी। वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन होना अनिवार्य हो गया। राजा का पद निश्चित हो गया कि वह केवल प्रोटेस्टेंट ही हो सकता था। यह सदैव के लिए सुनिश्चित हो गया कि सार्वभौमिकता का स्रोत राजा नहीं बल्कि संसद है। अतः वर्षों से चला आ रहा राजा और संसद के मध्य सर्वोच्च सत्ता के लिए संघर्ष समाप्त हो गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। राजतंत्र की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजी समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद शासन में संसदीय प्रभुत्व की स्थापना हो गई। इसी समय कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई। सम्राट ने संसद में बहुमत वाले दल से अपने मंत्री चुन लिए
और रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री राजा के प्रति ही जिम्मेदार होता था, न कि संसद के प्रति, और कार्यकारी शक्तियां भी राजा के पास थी। इसलिए इसे पूर्ण संसदीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता था, परंतु इससे शासन को संसदीय व्यवस्था की जड़ें अवश्य मजबूत हुई थीं।